नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे साथ डॉक्टर अमिता अरोड़ा इस सेगमेंट में जिसमें हम बात करेंगे स्किन एलर्जीज़ की। हमारी स्किन जो होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। सर से लेके पाँव तक हम सब के पास स्किन है। सोचिए, अगर ये स्किन हमारे पास ना होती, हमारे साथ ना होती, तो हम लोग सब कैसे लगते। अपनी स्किन का ध्यान रखना भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है। आजकल के टाइम में जहाँ पे कॉस्मेटिक एज आती जा रही है, जहाँ पे बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिसमें कि आप अपनी त्वचा को निखार सकते हैं, आप अपनी त्वचा पे कुछ भी चेंजेस करा सकते हैं, बोटॉक्स करा सकते हैं, कोई भी ऐसी सर्जरीज या इम्प्लांट्स करा सकते हैं जिससे आपकी त्वचा और बेहतर हो जाएगी। तो ऐसी इस एज में हमें अपनी स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, एलर्जीज़ बढ़ती जा रही हैं, ऐसे ही स्किन की प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। हमने देखा है कि आजकल एक्ने, अर्टिकेरिया, एक्जिमा ये तो चलिए एक प्रॉब्लम होती ही होती थी, लेकिन आजकल स्किन पे इस तरीके के रैशेज़ आने शुरू हो गए हैं, इस तरीके की एलर्जीज़ होनी शुरू हो गई हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स लेने के बावजूद भी नहीं जाती। तो स्किन एलर्जीज़ को बचाया कैसे जा सकता है? हम अपनी स्किन को, जो कि सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है हमारी बॉडी का, लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं? देखिए, जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, जिस एटमॉस्फेयर में आप और हम जी रहे हैं, जो एक एयर बैग है पूरा का पूरा हमारे अराउंड, तो जो हम सांस अंदर लेते हैं वही सांस जो हम एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं, और इस पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में एलर्जीज जो हैं हमारी स्किन से टकराती हैं। हम लोग उसी एलर्जीज को डेली डेली फेस करते हैं। कोविड के बाद से तो सिचुएशंस और भी ज़्यादा वर्स हो गई हैं, बिकॉज हमें मास्क लगाए रखना पड़ता है, और वो मास्क जो है हमारी स्किन की डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। अगर हम अपने मास्क का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर हम रेगुलरली उस मास्क को बिना धोए, बिना सैनिटाइज किए उसको पहनते रहेंगे, तो भी स्किन एलर्जीज हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा आ सकती है। स्किन एलर्जीज आपके बचपन से लेके आपकी ओल्ड एज तक भी आपको परेशान कर सकती है। मैंने तो बहुत सारे ऐसे केसेस अपने क्लिनिक में देखे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनको ऑलरेडी रैशेस हो रहे होते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए भी आजकल मार्केट में इतने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कि मदर्स चाहती हैं कि वो प्रोडक्ट्स यूज़ करें बच्चे पे, ताकि बच्चे की स्किन बेहतर हो। लेकिन क्योंकि बहुत ही टेंडर स्किन होती है बच्चों की, तो कहीं ना कहीं वो एलर्जीज जो हैं वो क्रॉप अप करके बाहर आ जाती हैं। ऐसे ही मैंने देखा है कि आजकल डाइपर एलर्जीज बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, क्योंकि बच्चे बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो है वो डाइपर्स पहनना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो डाइपर रैश बहुत कॉमन होने लग गया आजकल। मदर्स या पेरेंट्स, फादर्स भी मैं बोलूँगी कि वो थोड़ा ऑनलाइन शेड्यूल उनका हो गया है, तो इस वजह से भी वो केयरलेस हो जाते हैं, नहीं ध्यान दे पाते कि बच्चा जो है वो डाइपर में बहुत लॉन्ग आवर्स तक बैठा रहता है। तो जब बच्चा इतने लंबे आज तक डाइपर में बैठा रहेगा और वो वेटनेस होगी, तो वो डाइपर एलर्जी क्रिएट करेगा। देखिए, ये जितने भी डाइपर्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं एब्जॉर्बेंट मटेरियल जो यूज़ होता है या जो जेल यूज़ होती है, वो तो आपके बच्चे के स्किन के कांटेक्ट में आती ही आती है। तो जब वो आपके बच्चे की स्किन के कांटेक्ट में आएगी और वो उसको सूट नहीं करेगा, तो स्किन एलर्जीज आना बहुत कॉमन है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चे के डाइपर चेक करते रहें एंड टाइम टू टाइम उसको जो है बदल दीजिए। मेरे पास बेड वेटिंग के जितने भी केसेस आते हैं, 5 साल, 6 साल, 7 साल तक के बच्चे भी बेड वेटिंग करते हैं। पेरेंट्स उनको फिर से डाइपर जो है वो बहुत लॉन्ग आवर्स तक रात को पहना के सुला देते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि सारा दिन काम किया होता है, तो उनको एक कंफर्ट मिलता है सोने के लिए कि बच्चा डाइपर में ही कर दे। लेकिन आप सोचिए, एक 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा
अगर बेड वेटिंग कर रहा है और आपने उसको डायपर पहनाया हुआ है, तो क्या वो सही है? बच्चा कभी भी अपने आप से सिग्नल नहीं लेगा कि उसको उठ के वॉशरूम जाना है और वहीं पे जाके उसको यूरिनेट करना है। ये ट्रेनिंग देना बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को भी ये कंफर्ट फील होता है कि चलो ठीक है, हमने डायपर पहना हुआ है तो इसी में ही हम लोग कर देते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती जाती है और एक एम्बैरेसमेंट वाली सिचुएशन में पहुंच जाती है, जहाँ ना आपका बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर रहने जा सकता है, ना आप किसी के रिलेटिव के घर जाके रह सकते हैं, बिकॉज आपके बच्चे को बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है। एंड फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके बच्चे में बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस लेवल आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन से डायपर पहन रहा है। ये चीज़ें मेंटली भी बहुत अफेक्ट करती हैं। सो ये हो गई बच्चों की बात। अब हम आते हैं कपड़ों पे, क्योंकि कपड़े बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, हम सब पहनते हैं। इस तरीके के फैब्रिक पहने जो कि आपकी स्किन में कांटेक्ट में आने के बाद आपको एलर्जिक रिएक्शन ना प्रोड्यूस करें। इजी ब्रीदेबल क्लॉथ्स पहने। इजी ब्रीदेबल क्लॉथ्स मतलब जिनसे हवा भी जो है आर पार जा सके। जब आप ऐसे सिंथेटिक कपड़े पहन लेंगे या ऐसे कपड़े पहनेंगे जो कि आपको सूट नहीं करते, आपको फैब्रिक कोई सूट नहीं कर रहा, उसको पहनने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है या उस पे इतना हैवी एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ है कि जो आपकी स्किन के कांटेक्ट में आते ही आपको रैशेस प्रोड्यूस कर देता है। हमने देखा है कि वेडिंग्स में, फंक्शंस में ऐसे बहुत सारे कपड़े जो हैं होते हैं जिसमें कि ऐसा काम किया जाता है, ऐसा थ्रेड वर्क होता है या इस तरीके का मटेरियल यूज होता है जो कि हमारी स्किन के लिए हेल्दी नहीं होता। तो हमें दूसरे तीसरे दिन ही स्किन रैशेस आ जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हमें स्किन एलर्जी क्यों हो रही है। नेक्स्ट इज कॉस्मेटिक्स। फीमेल्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स। एक नॉर्मल लिपस्टिक से फाउंडेशन, कंसीलर्स, आई मेकअप, आपका पूरा का पूरा जो एक वैनिटी है मेकअप की, वो आप सबको, हम सबको बहुत प्यारी होती है। लेकिन क्या ये प्रोडक्ट्स हमारी स्किन के लिए हेल्दी हैं? पहले तो आप हैबिट डालिए ये जानने की कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है। हम लोग बहुत महंगे महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मंगा तो लेते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर लेते हैं, बट उसके बाद क्या होता है कि वो इतने टाइम तक हम यूज़ करते चले जाते हैं कि हम देखते ही नहीं कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है या बेस्ट बिफोर डेट क्या है। सो जब हम अपने कॉस्मेटिक्स परचेज करते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हम कॉस्मेटिक रेंज अपने लिए ले रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या वो कंपनी रिलायबल है, क्या उस कंपनी के जो कंटेंट्स हैं उस पे जो लिखा हुआ है क्या वो रिलायबल है, और क्या वो हमारी स्किन के लिए सेफ है। क्योंकि जितना आप कॉस्मेटिक यूज़ करेंगे उतनी ही चांसेस हैं कि आपकी धीरे धीरे एलर्जीज़ जो हैं वो बढ़ती जाएं। ये एलर्जीज़ रैशेस की फॉर्म में हो सकती हैं, ये एलर्जीज़ एक्ने की फॉर्म में हो सकती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में मैंने देखा है स्किन पील भी होनी शुरू हो जाती है। आजकल बहुत ज़्यादा जितनी भी ये ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं पीलिंग के या कॉस्मेटिक ऑल्ट्रेशंस के जो आप लोग कराते हैं, उनसे कहीं ना कहीं हमारी नॉर्मल स्किन पे तो अफेक्ट आता ही आता है। तो हम ये क्यों ना करें कि हम अपनी डाइट से, एक्सरसाइज से, योगा से अपनी स्किन को इतना हेल्दी रखें कि हमें ये प्रॉब्लम्स आए ही ना और हमें इन ऑप्शंस पे ना जाना पड़े। देखिए, कोई ना कोई नया ट्रीटमेंट विद इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी, विद ग्रोइंग एज आती ही चली जाएगी, लेकिन ये आपको देखना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है और कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। मेकअप लगा के कभी भी आप सोए ना, क्योंकि अगर आप मेकअप लगा के सो जाते हैं तो पूरी रात आपकी स्किन ब्रीथ नहीं कर पाएगी। आपकी स्किन को ब्रीथ करना बहुत ज़रूरी है।
तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप जब भी कोई फंक्शन पार्टीज़ अटेंड करके आते हैं या डेली बेसिस पे भी अगर आप मेकअप के शौकीन हैं और आप मेकअप लगाते हैं, तो सोने से पहले अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन करके किसी अच्छे जेंटल फेस वॉश से धो के उसको ड्राई करके आप सो जाइए। मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप किसी तरीके की कोई नाइट क्रीम भी यूज़ करिए। उसका सिंपल रीज़न ये है कि हमारी स्किन ब्रीथ करनी चाहिए। आपकी स्किन उतनी ही अच्छी रहेगी जितनी अच्छी आपकी स्लीप होगी, उतनी ही अच्छी आपकी स्किन रहेगी। आप अगर स्ट्रेस में हैं, आप अगर टेंशन्स में हैं, अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है, आपने ठीक से खाया नहीं है, आपका पेट ठीक नहीं है, तो भी आपकी स्किन जो है वो हेल्दी नहीं रहेगी। आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छी डाइट लें, क्योंकि जब आप वो सब बैलेंस चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे जो कि आपकी स्किन के लिए ज़रूरी है, तो आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी। अनदर थिंग, अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखिए। आपकी स्किन को पानी चाहिए। आपकी स्किन एक मछली की तरीके से है। अगर आप उसको पानी नहीं देंगे तो आपकी स्किन ना तो ग्लो करेगी, ना आपकी स्किन हेल्दी होगी, एंड विद ग्रोइंग एज आपको रिंकल्स, फ्रेकल्स, मेलास्मा, इन सब की प्रॉब्लम्स जो है बहुत जल्दी आनी शुरू हो जाएगी। फीमेल्स में तो हार्मोनल चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जैसे जैसे फीमेल्स की एज बढ़ती है, हमारी प्यूबर्टी एज से लेके मेनोपॉज तक की एज में इतने चेंजेस हार्मोन्स में होना, प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होना, कईयों के साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, उसके लिए उनको स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस पे रहना पड़ता है। उन मेडिकेशंस का हमारी स्किन पे असर होना, ये सब चीज़ें जो हैं स्किन एलर्जीज़ के कारण बनती चली जाती हैं। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या रखता है, अगर हमें अपनी स्किन अच्छी रखनी है तो हमें उसको पानी पिलाना पड़ेगा। कोशिश करें कि किसी एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से, नहीं तो अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लें कि आपकी बॉडी के हिसाब से, आपके वेट के हिसाब से आपको कितना पानी पीना चाहिए। कई लोग बहुत 3-3, 4-4 लीटर पानी दिन का पी लेते हैं, वो भी गलत है। बिकॉज आपके अंदर कुछ ऐसे सॉल्यूबल वाइटामिन्स भी होते हैं जो कि आपके यूरिन और स्वेट के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो भी वो वाटर सॉल्यूबल वाइटामिन्स जो हैं वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे, जो कि ठीक नहीं है। तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। आप उनसे पूछें कि आपको कितने पानी पीने की ज़रूरत है। कईयों को आदत होती है कि सुबह सुबह उठ के वो नींबू पूरा का पूरा निचोड़ के गर्म पानी में शहद के साथ ले लेते हैं। ये एक प्रैक्टिस होना अच्छी बात भी है और बुरी भी है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, व्हाट आई बिलीव। आप मॉडरेशन में अगर कोई भी चीज़ लेते हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप एक्सेस में नींबू ले रहे हैं, एक्सेस में हनी ले रहे हैं और डेली बेसिस पे उसका कंजम्पशन है, तो वो भी आपके लिए बहुत गलत है। आप अपनी स्किन के लिए ऐसे कोई भी मास्क, ऐसे कोई भी फेशियल्स, ऐसी ब्लीच ना लें जो कि आपकी स्किन में बाद में जाके एक रिएक्शन प्रोड्यूस कर रही है। कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले उसका पैच टेस्ट ज़रूर करें। आजकल हेयर कलरिंग का बहुत ट्रेंड होने लग गया है। इतना ट्रेंड हो गया है कि कोई लाल रंग भी करा रहा है, कोई पर्पल करा रहा है, कोई ग्रीन करा रहा है, कोई तिरंगा बना लेता है अपने बालों में। तो फ्रेंड्स, ये सब एक्सपेरिमेंट्स अपने प्यारे कोमल स्किन और हेयर के साथ ना करें। हमारा जो स्कैल्प होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, उसमें कुछ स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं। नरिशमेंट देता है आपके हेयर को आपका स्कैल्प, क्योंकि रूट्स आपके स्कैल्प में होते हैं। तो अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके स्कैल्प में जाके एलर्जी प्रोड्यूस करेगी, तो वो नेचुरली आपके फेस पे भी एलर्जी प्रोड्यूस करेगी।
मैं अपने एक्ने के पेशेंट्स को गाइड करती हूँ कि कभी भी आप अपने एक्ने को बर्स्ट ना करें। कईयों को आदत होती है, बैठे हैं मैगजीन पढ़ रहे हैं, कुछ है, अपने एक्ने बर्स्ट करने लग जाएंगे, पिंपल्स को पूरा का पूरा पीस देते हैं। वो उसमें जो डिस्चार्ज होता है, जो पस होती है या किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है, वो आपकी स्किन के दूसरे सेल्स में जाके एक्यूमुलेट ज़रूर होगा और वहाँ पे फिर एक नया एक्ने आ जाएगा। सेम गोज विद हेयर कलर। आपके स्कैल्प पे अगर कोई एलर्जी हुई है तो आपके फेस पे भी एलर्जी आ सकती है, आपकी नेक पे एलर्जी हो सकती है और फिर धीरे धीरे वो आपके पूरे शरीर पे फैल सकती है। स्किन एलर्जीज के लिए स्टेरॉयडल क्रीम्स, एंटीहिस्टामाइंस का लॉन्ग टर्म तक किसी भी तरीके से सेवन करना बहुत हानिकारक है। देखिए, जो स्टेरॉइड्स होते हैं या कोई भी एंटीहिस्टामाइंस होते हैं, जब आप बहुत लंबे टाइम तक उनको लगाते रहेंगे, आपके रैशेस तो चले जाएंगे, आपकी एलर्जी भी शायद ख़त्म हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो ब्लैक स्कार्स रह जाएंगे। आपके फेस पे ब्लैक पैचेस हो सकते हैं, आपके हाथों पे ब्लैक पैचेस हो सकते हैं। तो जहाँ जहाँ एप्लीकेशन उसकी होगी, वो आपको एक और एलर्जी की तरफ लेके जाएगी, फिर आपको एक और उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्यों ना हम होम्योपैथी ऑप्ट करें, क्यों ना हम ऐसा जेंटल ट्रीटमेंट ऑप्ट करें कि जितनी जेंटल हमारी स्किन है उतना ही हमारा ट्रीटमेंट भी जेंटल हो। ऐसे कोई हानिकारक प्रोडक्ट्स ना यूज़ करें, एप्लीकेशंस ना करें, जिसकी वजह से हमें ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट ही लेते जाना पड़े और फिर ऐसी एक स्टेज आए कि हमारे लिए ट्रीटमेंट के ऑप्शंस भी ख़त्म हो जाएं। आपकी स्किन के लिए क्या अच्छा है, आपकी स्किन के लिए क्या बुरा है, ये आप सब जानते हैं। आपको खट्टे से एलर्जी है, आपको मीठे से एलर्जी है, आपको चटपटा खाने से एलर्जी है। ऐसी कौन सी चीज़ है, कोई मिल्क प्रोडक्ट है, कोई मिठाई ऐसी है जो आप खा रहे हैं जिससे आपको एलर्जी आ रही है, ऐसे कोई ड्राई फ्रूट्स हैं जिससे आपको एलर्जी आ रही है, या फिर आपको पॉल्यूशन, पोलन्स और जो हमारा एनवायरनमेंट है उससे स्किन एलर्जी आ रही है। ये आप खुद पता करा सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी आपको सिग्नल देगी, आपकी बॉडी आपको एक लैंग्वेज देगी कि मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तुमने ऐसा क्या किया है, ऐसा क्या खाया है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो जितने मेरे पेशेंट्स गोवा से आते हैं और सी फूड कंज्यूम करके आते हैं, मैंने इतनी बार देखा है ये कि उनके सी फूड की एलर्जीज जो हैं, किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम कर रही होती हैं या फिर किसी की स्किन पे प्रॉब्लम आ रही होती है। मेरे को बहुत अच्छे से याद है अपना एक पुराना केस, जिसमें वो प्रॉन्स गोवा में खा के आए थे, उनको 3 दिन हो गए थे वापस गुड़गांव आए हुए और फिर उनको अस्थमैटिक प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। तो ऐसा भी होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन आपने खाया उसी दिन आपको स्किन एलर्जी या रेस्पिरेटरी एलर्जी ट्रिगर करेगी। आपको ये सिर्फ अपनी नॉलेज में होना चाहिए कि मैंने क्या चेंजेस अपनी डाइट में किए, मैंने क्या खाया, कौन से टेम्परेचर में मैं गई, क्या मैंने किया ऐसा जिसकी वजह से स्किन एलर्जी आ गई। सी शोर्स की मैं अगर बात करूं तो जैसे समर वेकेशंस में मोस्टली लोग वक्त सी शोर पे जाना पसंद करते हैं। जब वो वापस आते हैं तो उनके बहुत सारे वाइट वाइट पैचेस दिखाई देते हैं, बिकॉज ऑफ द क्लोरीन वाटर। जितना क्लोरीन हाई होगा सी वाटर में, क्योंकि क्लोरीन हाई होता है, आप सी वाटर के कांटेक्ट में जब आप आते हैं तो नेचुरली आपकी स्किन पे उस क्लोरीन का इफेक्ट आता है। सो आपकी स्किन एकदम लेयरी वाइट वाइट ड्राई जैसे होती है वैसे होने लग जाती है। सो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें एलर्जीज ही तो हैं। आप एक नेचुरल क्लाइमेट में भी अगर जा रहे हैं तो आपको उसका वाटर जो है कहीं ना कहीं हार्म कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो एलर्जी। अपनी अपनी इंडिविजुअल बॉडी होती है दोस्तों, और हर एक की एलर्जी जो होती है एक डिफरेंट तरीके की होती है। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि स्किन की तकलीफ और सांस की तकलीफ जो है वो हाथ में हाथ मिला के चलती है। अगर आपको स्किन एलर्जी है तो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, अगर आपको रेस्पिरेटरी है तो आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपको ध्यान देना ज़रूरी है।
आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें, उनकी सलाह लें, उनकी गाइडेंस में रहें और उनको बताएं कि आपका एक्सपोजर किस किस चीज़ से हुआ है। इन चीज़ों को नेग्लेक्ट ना करें। मैं आपको ये भी नहीं कह रही कि आप अपने शौक पूरे मत करिए। आपको हेयर कलरिंग करनी है, आप हेयर कलरिंग करिए। आपको मेकअप करने का शौक है, आप मेकअप भी करिए। लेकिन जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं और जैसा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको कोई रिएक्शन उसका आता है अपनी बॉडी पे, तो आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आपकी स्किन को हेल्दी करेगा, उसके किसी तरीके के और कोई साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी पे नहीं होंगे, तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी और आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन अपनी एलर्जीज से मिल पाएगा। आई होप कि मैंने आपको जितनी भी ये बातें स्किन एलर्जी से रिलेटेड बताई हैं, वो आपके लिए यूज़फुल होंगी, वो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के लिए यूज़फुल होंगी। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अगर आपको मेरी कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो आपकी स्क्रीन पे आने वाली डिटेल्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग क्लिनिक में भी कंसल्टेशंस देते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी प्रोवाइड करते हैं। So thank you so much for watching, friends, and we will meet you again with another topic on allergies, on homeopathy, on nutrition, and other health problems. So keep watching. Thank you so much.